नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात एक सियासी नारे की, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज ममता बनर्जी ने खेला होबे योजना को लॉन्च किया। आखिर इस नारे के पीछे का सियासी खेल क्या है, इसका जवाब हम तलाशेंगे। आज हम देश के 3 सियासी किरदारों की चर्चा करेंगे, यानी राहुल गांधी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव। यानी खेला होबे की पूरी सियासी तस्वीर। अखिलेश यादव का नया दांव, विपक्ष का एकजुटता वाला नारा काफी है। क्या 2024 में नीतीश कुमार भी खेल में हैं? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल है। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सब एकजुट थे। सियासी बिसात पर शह और मात की चाल, खेला होबे का सियासी चक्रव्यूह। से पहले राहुल गांधी की मॉनसून सत्र में राहुल गांधी के तेवर बदले हैं। राहुल केंद्र सरकार पर आक्रामक हैं तो विपक्षी दलों के प्रति विनम्र। राहुल की बॉडी लैंग्वेज और रणनीति के सियासी मायने क्या हैं, समझिए। संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी फुल एक्शन में हैं। किसानों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए ट्रैक्टर पर संसद पहुंचे। टीम लीडर की तरह कथित जासूसी कांड पर विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं। राहुल ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, मोदी बनाम ऑल पर चिंतन और मंथन किया। राहुल गांधी की लीडरशिप में बड़ा अंतर दिखा, विपक्ष का नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की घेरेबंदी के लिए राहुल गांधी संपूर्ण विपक्ष के साथ मंगलवार को चाय पर चर्चा करेंगे। राहुल ने कल सुबह 9:30 बजे दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स और कई नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। इसे यूं समझिए, दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को नाश्ते पर बुलाया है, यानी संसद में विपक्ष की रणनीति और एकजुटता पर बात होगी। सरकार को अपने मन मुताबिक बिल पास करने नहीं देगा विपक्ष। फोन जासूसी कांड पर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। ये जो हथियार है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? वो हथियार का प्रयोग किया गया। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर का असर मॉनसून सत्र में दिख रहा है। कथित जासूसी कांड की जांच और संसद में बहस पर विपक्ष अड़ा है, वहीं मोदी सरकार अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है। टकराव आर पार का है। Has gone to myself and Piyush Goyal ji, we had gone and met them, all the opposition leader in the Mallikarjun Kharge ji's chamber, and we have requested, and we don't want to do that like that. We want that it should be discussed, and any suggestion, good suggestion, government is open. If they don't want to discuss, then important legislations are there, ordinances are there, and for an entire full week we have waited. मोदी जी को डर क्यों कि पेगासस एक जासूसी कांड है, जिस जासूसी कांड में सारा हिंदुस्तान को सरकार अपने चपेट में लेना चाहते हैं, तो जहां सबके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, वो मुद्दा हम अगर हम पहले चर्चा के लिए चाहिए थी। इसमें हमारा दोष क्या है? हम तो चर्चा चाहते हैं शुरू के दिन से। सारे देश की जासूसी कांड, इतना बड़ा जासूसी कांड इतिहास में नहीं हुई, तो जो इतिहास में कभी इतना बड़ा जासूसी कांड नहीं हुई, तो ये जासूसी कांड की जो मसला, ये सदन में चर्चा हो। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार असल मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी राहुल के नाश्ते वाली न्योता पर तंज कस रहे हैं। जो इनविटेशन जाएगा जी सबको, फ्लोर लीडर्स के साथ उनके एमएलएस भी आएंगे, एमपीज भी आएंगे, राज्यसभा मेंबर भी आएंगे, हमारे भी आएंगे। अब देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग एब्सेंट है बिकॉज ऑफ तमिलनाडु के लोग नहीं आए वक्त पे, और दूसरे लोग भी नहीं पहुंचे, लेकिन जितने भी आएंगे सबको हमने इनवाइट किया है। जिस मुद्दे पे भी डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप चर्चा करिए हाउस में जिन मुद्दों पर भी। अब इन्होंने पहले कहा था कि हम कोरोना भी चर्चा करना चाहते हैं, उससे भाग लिए।
फिर कहा था कि हम किसानों पे चर्चा करना चाहते हैं, उससे भाग लिए। हमेशा जो है वो अब बाढ़ आई हुई कई जगहों पे, उस पर आप चर्चा कर लिए। अरे भाई कुछ तो करो आप। राहुल की अगुवाई में विपक्षी एकता के पीछे मंशा साफ है, मोदी सरकार को घेरना और घेरेबंदी के तार मॉनसून सत्र से लेकर 2024 से जुड़े रहे हैं। विपक्ष के सियासी गणित को भी समझिए। बचाने के लिए देश में 375 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुकाबले में है। ऐसी 375 सीटों में 200 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का कांग्रेस से सीधी टक्कर है। 200 सीटों पर अगर विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं 175 सीटों में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस 125 से 150 सीट तक जीत सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में बीजेपी को रोका जा सकता है कि क्या जैसी एकजुटता अभी नजर आ रही है वैसी ही एकजुटता मोदी बनाम ऑल की लड़ाई में भी दिखेगी। क्या मॉनसून सत्र में बैठकों में नजर आने से लेकर प्रेस वार्ताओं में विपक्षी नेताओं के साथ पीछे खड़े होने तक राहुल गांधी के मॉनसून सत्र में बदले बदले से अंदाज दिख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का नाश्ते पर न्योता विपक्ष को एकजुट करना तो है ही, साथ में अपनी स्वीकारता बढ़ाने की भी कवायद है। सवाल यही है कि ये जो कारवां चल पड़ा है आखिर ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में जुटे हैं, तो वहीं एनडीए में पेगासस मुद्दे पर मतभेद के सुर सुनाई दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कथित जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए। आखिर नीतीश के इस बयान का मतलब क्या है, देखिए। बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। पेगासस पर मंगलवार को विपक्ष की मीटिंग है। बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेगासस पर बड़ा बयान दिया है। एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने साफ कहा कि पेगासस की जांच होनी चाहिए। सरल शब्दों में आपको बताएं तो मतलब यही है कि एनडीए के अंदर से जांच की मांग उठ गई है। अभी तक जासूसी के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर रखा है। अब उसी मुद्दे पर नीतीश ने जांच की मांग करके मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे पहले सुनिए नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी कांड पर क्या कहा, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्यों कहा। टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। नीतीश कुमार ने जो कहा उसकी 5 बड़ी बातें समझिए। पेगासस जासूसी मामले की तहकीकात हो, जासूसी कांड का सच बाहर आना चाहिए, जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लंबे वक्त से पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा गूंज रहा है। फोन हैकिंग का मामला बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार के बयान से मोदी सरकार का स्टैंड अलग है। केंद्र पेगासस जासूसी कांड को मुद्दा नहीं मान रहा, पर एनडीए के सहयोगी नीतीश इसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। क्या विपक्ष केवल हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का काम कर रहा है? क्या विपक्ष केवल इस लोकतंत्र को उतना नीचे गिराने का काम कर रहा है? जहां चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा की बजाय चीरफाड़ करने का काम हो। कभी मंत्री जी को सदन में उत्तर न देने दिया जाए या मंत्री जी को सदन में अपनी स्टेटमेंट न देने दिए जाए। आप कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मंत्री सदन में स्टेटमेंट देने लगता है तो उसके हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिए जाते। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो वो सामने आ जाए और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है
तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि सब चीज के बारे में यहाँ नीतीश कुमार के सियासी संकेतों को भी समझना जरूरी है। बीते कुछ दिनों में नीतीश कुमार के कई बयान बीजेपी के विचारों से मेल नहीं खाते। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। सवाल सिर्फ पेगासस जासूसी कांड की जांच का नहीं, बल्कि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने की टाइमिंग का भी है। क्या ये संयोग है या प्रयोग? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सब एकजुट थे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत पूरे तौर पर न अपना जो वक्तव्य भाषण दिया वहाँ और पूरा समर्थन किया है एकजुट होकर के। और सब लोग कल तो जब हो गया था उसके बाद सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे। क्या नीतीश कुमार ने बड़ी सावधानी से अपने पत्ते खोल दिए, ऐसे पत्ते जिससे 2024 के खेल में उनका भी नाम जुड़ गया? ओम प्रकाश चौटाला से उनकी मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। चौटाला तीसरे मोर्चे की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं, जिसमें अकाली दल समेत दूसरे दलों से पर्दे के पीछे चर्चा जारी है। बीते साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वो कमजोर नजर आ रहे थे। बीजेपी की बैसाखी पर वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश ने बीजेपी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। और अब संदेश साफ है कि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो दिल्ली से बिहार तक सियासी बिसात पर चाल चली जा रही है। तो बंगाल में ममता बनर्जी ने आज खेला होबे योजना लॉन्च किया है। ममता ने खेल खेल में मोदी सरकार को बड़ा संदेश दिया है। खेला 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 होबे कि खेला होबे, जय बांग्ला खेला होबे। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और ममता की जीत का प्रतीक बन गया यही नारा। जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो 2024 में विपक्षी एकता के लिए यही नारा बुलंद किया। और आज बंगाल में खेला होबे प्रोग्राम को लॉन्च करके अपना फ्यूचर प्लान का ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया। फुटबॉल को उछालती हुई ममता बनर्जी, यही है ममता बनर्जी की स्टाइल। लेकिन इस खेल और स्टाइल के पीछे संदेश बड़ा है, यानी ममता बनर्जी बड़ी खिलाड़ी हैं और जीतने के लिए खेलेंगी। कहने को ममता बनर्जी ने खेला होबे योजना को लॉन्च किया, लेकिन इस मिशन का मतलब समझिए। आज से ही टीएमसी का ऑल इंडिया प्रोजेक्ट शुरू हो गया। ममता ने कोलकाता में खेला होबे कार्यक्रम का उद्घाटन किया तो अभिषेक बनर्जी ने मिशन त्रिपुरा का। अभिषेक के त्रिपुरा पहुंचने से पहले ही बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। आरोप तो यहां तक है कि अभिषेक के काफिले पर हमला तक हुआ, यानी खेला शुरू हो गया है। ममता सरकार में मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय का कहना है कि बीजेपी का चैप्टर क्लोज होने वाला है और ऐसा ममता बनर्जी करेंगी। होगा ये बात उठाया है ना हमारी पार्टी की तरफ से ममता जी ने। इस खेला के माने होता है कि हर खेला में हर टाइम आपको आगे बढ़ने के लिए, गोल देने के लिए, ओलंपिक चल रहा है ना, सबको आगे खेल रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमारी पार्टी भी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रदेश में हम लोग ये शुरू करने का कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा में हम लोग पहले भी किया था हमारी पार्टी की तरफ से। ये खेला होगा त्रिपुरा में होता है और बंगला में तो खेला होगा जो स्लोगन, इसमें हम लोग कामयाब भी हुआ। तो फिर से ये खेला होगा जो आवाज़ उठाया था उसको लागू रखने के लिए कि लड़ाई बंद नहीं होगा जब तक दिल्ली उसका नीति ना बदल करे, तब तक तो लड़ाई चलते रहेगा और खेला भी होने रहेगा। और इस खेला के माध्यम से हम लोग एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रहा है। फुटबॉल क्लब के जरिए ममता बनर्जी ने बंगाल की सियासत को भी साधने की कोशिश की है। ममता के खेला होबे प्रोजेक्ट के तहत बंगाल के सभी बड़े क्लब को 100 फुटबॉल दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ 16 अगस्त को हर क्लब को 15,000 रुपए नगद
और 10 फुटबॉल दी जाएंगी। इसके लिए 1 लाख फुटबॉल तैयार की गई हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी अब पूरे देश में खेला हॉबे के मूड में हैं। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. ममता की लाइन एकदम क्लियर है। जब तक विपक्ष एक साथ बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन नहीं बनाएगा, बीजेपी को रोकना मुश्किल है। ममता के इस प्लान में कुछ चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों को ममता दूर करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मंथन कर रही हैं। चुनौती नंबर 1, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आप सियासी दुश्मन हैं। दोनों पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाना। चुनौती नंबर 2, बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की विरोधी पार्टी है टीएमसी। बीजेपी को हराने के लिए तीनों पार्टियों को एकजुट करना। चुनौती नंबर 3, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और एआईएडीएमके विपक्ष के साथ नहीं, क्षेत्रीय छत्रपों को मोदी विरोधी गुट में शामिल करना। चुनौती नंबर 4, 2024 में ऑल बनाम मोदी, सभी पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर देश में एक करना। ममता ऐसी ही चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बना रही हैं और उस रणनीति में सियासी ताकत के पीछे बंगाल मॉडल और खेला होबे का नारा है कि खेला होबे, जय बांग्ला, खेला होबे, खेला होबे। तो बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने नया सियासी दांव खेल दिया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीएसपी से पूछा है कि 2022 में तय कर लीजिए लड़ाई किस पार्टी से है। अखिलेश के सियासी दांव का इशारा कहीं योगी बनाम ऑल तो नहीं। 2024 की सियासी लड़ाई से पहले विपक्षी एकता की अग्नि परीक्षा 2022 में होगी। दिल्ली में जो विपक्षी एकता का नारा राहुल गांधी की अगुवाई में बुलंद किया जा रहा है, ममता बनर्जी जिस विपक्षी एकता की नई धुरी बनी हुई हैं, क्या उसका असर उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखेगा? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनाम ऑल लड़ाई संभव है? दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान से 2022 चुनावों में नए समीकरण के संकेत छिपे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस और बीएसपी को सोचना है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से। इशारा सीधे सीधे विपक्ष की दूसरी पार्टियों पर है। अखिलेश यादव के इस बयान को गठबंधन की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। भले ही अखिलेश यादव ने छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की बात कही हो, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए वो अपने स्टैंड पर विचार कर सकते हैं, यानी गेंद दूसरी पार्टियों के पाले में डाल दी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नफरत की राजनीति हो रही है, समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल हो रहा है। अब जिम्मेदारी हर नागरिक की और समाज के हर दल की है, वो एक साथ वैचारिक रूप से आए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएं और देश को बचाएं। 2017 में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे विपरीत रहे। 2019 में बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन मिशन अधूरा रह गया। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए सियासी अस्तित्व की लड़ाई है। 2022 में और मुश्किल होगी। वैसे भी कांग्रेस करीब 3 दशक से हाशिए पर है, 1 दशक से बीएसपी और 5 सालों से समाजवादी पार्टी। ऐसे में महागठबंधन बीजेपी को हराने के लिए बड़ा हथियार हो सकता है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आए। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन क्या 2022 में योगी बनाम ऑल होगा और फिर 2024 में मोदी बनाम ऑल? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज दिन भर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो फिर से बीजेपी का रास्ता अपना सकते हैं। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि सांसद रहूंगा, राजनीति नहीं करूंगा, ये कह दिया बाबुल सुप्रियो ने। वो कह रहे हैं कि मैं राजनीति अब नहीं करना चाहता हूं, सांसद के तौर पर मैं काम करूंगा। ये उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कहा है।
लेकिन राजनीति अब नहीं करूंगा, ये उन्होंने कह दिया है। आपको सुना देते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। राजनीति छोड़ रहा हूँ। 2024 तक आप सांसद रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे? सांसद, बहुत सारे सांसद होते हैं जो राजनीतिक सांसद नहीं होते, तो आपको निकाला जा सकता है पार्टी। तभी तो मैं पार्टी में रह के कोई इनडिसिप्लिन काम नहीं करना चाहता। तभी तो इतनी कॉर्डियली तभी तो मुझे प्यार है। नड्डा जी को मैंने पहले ही बताया था कि मैं राजनीति छोड़ने का मेरा जो निर्णय है वो मैं एकदम दिल से ले चुका हूँ, उससे मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं उन्होंने बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे जो उनका कहना था उन्होंने कहा। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि संवैधानिक जो मेरा पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है, उसको बिना राजनीति किए हुए मैं आसनसोल में उसको निभाऊंगा। बहुत सारे वो चल रहे हैं, बहुत सारे ब्रिज, हॉस्पिटल, ये वो, मैंने बहुत सारे पैसे वहाँ पे लेके गया। वो सारा काम एमपीलैट का फंड, ये वो काम अलग अलग चीज़ के लिए जो एक एमपी से एक्सपेक्टेड है, वो मैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो ओथ मैंने लिया उसको मैं बिल्कुल निभाऊंगा। बट और अब बात कुदरत के क्रोध की। धरती धस रही है, चट्टानें चकनाचूर हो रही है, पहाड़ भर कर गिर रहे हैं, बाढ़ सब कुछ बहाए ले जाने पर आमादा है। मैदानी इलाकों में बारिश ने गांवों को तलैया बना दिया है। स्थिति ऐसी है कि चारों ओर हाहाकार है। सबसे पहले पहाड़ पर प्रलय देखिए। इससे डराने वाली तस्वीर और क्या होगी कि रास्ते से जाते हुए मुसाफिरों के सामने पूरा का पूरा पहाड़ भर कर यूं गिरने लग जाए। इससे दहशतज़दा तस्वीर और क्या होगी कि यात्रा में साथ चलने वाले पेड़ एकाएक आप पर गिरने लग जाएं। और इससे दहशतज़दा तस्वीर और क्या होगी कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लग जाए, आकाश ढहने लग जाए और न जाने कहां से भरभराता हुआ पत्थरों से भरा मलबा आपके सामने आ जाए। तो आसमान का गिरना, धरती का खिसक जाना, जमीन खींच लेना, ये सब मुहावरे नहीं है, ये पहाड़ की सच्चाई हो गए हैं। देखिए, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर पीपल कोटी के पास मुसाफिर आगे बढ़ रहे थे। अचानक पहाड़ यूं गिरा। ऐसा भूस्खलन कि रूह कांप जाए। भूस्खलन हुआ तो मुसाफिरों के पांव वापस भागने लगे। गाड़ियों ने यू टर्न ले लिया क्योंकि आगे मौत के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। उत्तराखंड में कुदरत क्रोध दिखा रही है। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। केदारनाथ हाईवे पर तो चलना मतलब कुदरत से विद्रोह करना है। पता नहीं कब किधर से कोई बोल्डर आ गिरे, पता नहीं कब जमीन धंस जाए, पता नहीं कब पहाड़ गिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। चोपता को जोड़ने वाला मोटर मार्ग धंस चुका है, आवाजाही बाधित है। केदारनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग की आधे से ज्यादा आबादी की लाइफलाइन है। हाईवे केदारनाथ, द्वितीय केदारनाथ महामदेश्वर, तृतीय केदारनाथ तुंगनाथ पर्यटक स्थल चोपता समेत रुद्रप्रयाग जिले के 70% हिस्से को जोड़ता है। लेकिन फिलहाल यहां स्थिति खतरनाक है। अब चमोली के नीति घाटी में लामा गदेरे की ये तस्वीरें देखिए। ऐसा लगता है मानो पहाड़ से गिरा मलबा पूरी धरती को बहा ले जाएगा। इस मलबे के सामने आने का अर्थ ही है बह जाना। 7 फरवरी को नीति घाटी में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया था जिसको आज भी यहाँ के लोग नहीं भूले हैं। दोबारा जब मलबा बढ़ा तो लोगों के दिलों में खौफ भी बढ़ने लगा। सबके जहन में वही मंजर गुजर गया। अचानक लामा गदेरा जो साइड फटक के पास है, तुलमा से हिमाल पर्वत से निकलता है, ये अचानक उफान में आया हुआ है जिससे कि क्षेत्रीय स्थानीय लोगों में काफी हड़कंप मच चुका है। अचानक ग्लेशियर फटने से लामा गदेरा में भारी मात्रा में पानी का बहाव तेज हो गया है और धीरे धीरे उसके साथ मलबा और पेड़ पौधे सभी बह के आ रहे हैं। उत्तराखंड में हालात बिगड़े हुए हैं, मगर अकेले उत्तराखंड ही नहीं, पहाड़ी राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है। हिमाचल प्रदेश के चंबा की तस्वीरें देखिए, किस कदर हरहराता हुआ मलबा बह रहा है। यहाँ पहाड़ टूट रहे हैं, चट्टानें दरक रही हैं। तस्वीरें देखिए,
ये चंबा के भरमौर की तस्वीरें हैं। भूस्खलन के बाद यहाँ पहाड़ टूटा और सड़क पर ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी। अब मजबूरी में आदमी जान जोखिम में डालकर इन चट्टानों को पार करके काम पर जाता है। इसी भरमौर की ये तस्वीरें देखिए। भूस्खलन से सड़क का एक हिस्सा ढह गया है। टूरिस्ट बस का ड्राइवर जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहा है। सोचिए, यहाँ हादसा कभी भी हो सकता है। कुल मिलाकर यूं समझिए कि पहाड़ों पर आपदा बरस रही है। तरक्की की राह पर ले जाने के लिए जिस तरह से प्रकृति से खिलवाड़ किया गया, उसका असर साफ साफ पहाड़ों पर दिख रहा है। यहाँ से आने वाली तस्वीरें डरावनी हैं, मगर सच हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और जोशीमठ से प्रवीण सीनवाल के साथ विशाल आनंद, चंबा, आज तक। पहाड़ की प्रलय के बाद बात मैदानी इलाकों की। पानी की कमी की मार से अक्सर कराहते राजस्थान को इस बार बरसात के पानी ने मारा है। आलम यह है कि राजस्थान के कई शहरों में बेहिसाब बारिश और जिसकी वजह से बाढ़ जैसा मंजर है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मूसलाधार बारिश से, इस मुसीबत से मुक्ति मिले। डूब गए हैं मकान, डूब गई है दुकान, डूब गए हैं खेत, डूब गए हैं खलिहान। गांव के गांव टापू बन गए हैं, कई मकान ढह गए हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही नजर आता है। राजस्थान के 12 की तस्वीरें देखिए। ये वो 12 है जहां गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है, मगर फिलहाल देखिए कासे, देवरी, शाहबाद, नाहरगढ़ और समरानिया क्षेत्र बह रहे हैं। सड़कें दरिया बन गई है और शहर समंदर। 12 की ही दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें छिपा पड़ौत पुलिस थाना की है। देखिए कैसे पानी में थाना तैर रहा है। पूरा थाना पानी पानी है। पुलिस के मुलाजिमों से लेकर मुलजिम तक सब पानी में रहने को मजबूर है। बैरकें लबालब है। रिकॉर्ड विभाग तलैया बन गया है। अब कोशिश की जा रही है कि पकड़े गए आरोपियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। कंप्यूटर रूम, रिकॉर्ड रूम एवं मालखाना के कमरों में पानी भर गया है। नुकसान तो पूरा माल भी बाद में याद रही, नुकसान पूरे भी गिरा। अच्छा, और एक कैदी भी खड़े हैं, क्या करें, व्यवस्था वारंटी है सारी। राजस्थान के ही अलवर की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। करीब 3 फीट ऊंची इस पानी की धार के बीच ये ट्रक निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर नतीजा ये हुआ कि ट्रक फंस गया। ट्रक फंसा तो रास्ता ही बंद हो गया, और रास्ता बंद हो गया तो देखिए कैसे लंबा जाम लग गया। मैं अलवर जा रहा था। तो क्या है इसमें? कोरियर का। अच्छा, तो जब आप निकले थे तो जब पानी कम था, फिर बाकी पानी का बहाव तेज था, जब गाड़ी पानी से धकेला जाए। गाड़ी निकल रही, गाड़ी वाला बहुत तेज चल रही थी। जब भी बहुत यहाँ लेके आया तो यहाँ लास्ट में आके इसका बहाव की वजह से गाड़ी औंधी हो गई है। उरली साइड से खिड़की खोल के नहीं ड्राइवर को लेकर आया, गाड़ी वहाँ की वहीं रुकी हुई है। यहाँ रुपेरल नदी का पानी अपनी सीमाओं को तोड़कर बह रहा है और लोगों में खौफ भर रहा है। अलवर की ही दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ जयसमंद बांध के लिए जाने वाली नदी की पाल टूट गई, और पाल टूटी तो बेहिसाब पानी की धार निकली। आलम यह है कि आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में बाढ़ का संकट हो गया है। लोगों की फसलें खराब हो गई हैं और अब लोगों की मदद की जा रही है। पाल यहाँ से जो जयसमंद के लिए नदी जा रही थी, यहाँ से वो पाल टूटी है। इससे खेत वालों को बहुत जबरदस्त नुकसान। तो जो नीचे गांव बसे उनको भी नुकसान हो, उनको जो घर यहाँ पर मकान बने हुए हैं उनको भी नुकसान है। अब राजस्थान के ही धौलपुर की तस्वीरें देख लीजिए। 8 साल बाद ऐसा मौका आया है जब पार्वती आंगई बांध लबालब है। बांध के 19 गेट खोले गए तो आसपास के गांवों में पानी ने संकट पैदा कर दिया। यहाँ के सभी बांध उफान पर है। सभी नदी नाले अपने किनारों को तोड़कर बह रहे हैं। लगातार हो रही बारिश यहाँ लोगों के लिए परेशानी बन रही है। बरसात जब चालू हो गई है तो वो अगर बरसात ज़्यादा होगी तो हम एक और गेट खोलने की कोशिश करेंगे। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की एक ग्रुप बना रखा है। उसमें SDM साहिबान, पुलिस साहिबान और सभी अधिकारी प्रशासन जुड़े हुए, सबको सूचित कर दिया। सब अपने जो कंसर्निंग एरिया में अलर्ट कर रहे प्लान। राजस्थान के कई इलाकों में यही हालात है। तेज बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस आफत से जल्द राहत मिले। आज तक ब्यूरो। बाढ़ का मंजर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों। मध्य प्रदेश के बाद बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पानी की मार है। वाराणसी, सोनभद्र, चित्रकूट में स्थितियां ये हैं कि नदियां अपने किनारे तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आई हैं।
शहरों को पानी ने समंदर बना दिया है, सड़कों पर सैलाब है। देखिए, ने आधे से ज्यादा देश को हलकान कर रखा है। यूपी में नदियां खतरनाक लेवल तक बह रही हैं। कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। चित्रकूट में लगातार बारिश आफत का सबब बन गई है। यहां की लाइफलाइन कही जाने वाली मंदाकिनी नदी में जरा पानी का वेग देखिए। नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखती है। चित्रकूट के तमाम ऐतिहासिक मठ मंदिरों समेत लगभग 500 घरों में पानी भर गया है। सरकारी इमारतें भी पानी में डूबी हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी, अब वहां नावें चल रही हैं। घर गृहस्थी का सामान बचा पाना तक दूभर हो गया। पुलिस पानी भरे घरों की तरफ लोगों को जाने से रोक रही है। बाढ़ से बिजली व्यवस्था चौपट हो गई है। के ये मंदाकिनी का जो यहाँ रामघाट पे है, तो ये धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है। अभी 1.30 ये मीटर है, तो काफ़ी इसमें अभी करीब 400-500 जो हैं यहाँ पे परिवार, इनके घरों में अभी पानी घुसा है, नीचे है। यहाँ पे तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन आके हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सोनभद्र में भी मूसलाधार बारिश के बाद जिंदगी पटरी से उतर गई। पूरे 48 घंटे की बारिश के बाद सारी नदियां उफन रही हैं। धान और अन्य कई तरह की सैकड़ों एकड़ फसल डूबकर बर्बाद हो चुकी है। गांव को जोड़ने वाले कई रास्ते खराब हो चुके हैं। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। किनारों पर रहने वालों के लिए रौद्र रूप दिखाता पानी कभी भी खतरा बन सकता है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।